नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बजे आपका साइंस के पीवाईक्यूज का सेशन होता है, तो मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपका साइंस का पीवाईक्यू सेशन को लेकर, जो कि आपके होली के बाद में क्लास स्टार्ट हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी और इसके बाद में अब आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, तो आप एंजॉय कर लिया है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई में आपको करना क्या है भाई, आपको पता है शाम को 6 बजे मैं साइंस की क्लास लेके आता हूं। और ये जो साइंस की क्लास रहती है, ये आपके ग्रुप डी के जो एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम की स्टडी के आधार पर, यानी हम जब स्टडी कर रहे हैं एनालाइज के आधार पर उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो चल रहा है वो आपका 22 अगस्त 2022, होली से पहले आपका 22 अगस्त 2022 का शिफ्ट फर्स्ट हो चुका था। आज जो होने वाला है वो आपका शिफ्ट सेकंड होने वाला है। तो हमें अब क्या करना है, शिफ्ट सेकंड से रिलेट वाले जो इतने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उनको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसी के साथ में क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और जितने साथी हमसे जुड़ रहे हैं, आपका प्यार बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है, आपके कमेंट में भी हमें बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो मैं इसी चीज़ के लिए कहूँगा कि आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहें और शेयर भी करें अपने साथियों को, जो भी ग्रुप डी एस्पायरेंट हैं उनके पास में इन वीडियोस को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि इस आधार से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जितने साथी जुड़ रहे हैं, गीता, राबड़, मोहित, राबड़ और रवीश कुमार, गुड इवनिंग भाई। और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। और इसी के बाद मैं बताता हूं कि इसी के हमसे पहले, यानी मेरे को शाम को 6 बजे से पहले आपकी जो क्लास होती है 5 बजे, वो जीएस की होती है, ललित सर के द्वारा ली जाती है। लेकिन कुछ आपकी फैमिली इश्यू की वजह से ये क्लास अभी आज नहीं हो पाई, वरना ये क्लास आपकी कंटिन्यू होती। इसके बाद में मैं बता दूं, मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है आज से ही स्टार्ट हो जाए, अगर आज नहीं हो पाती तो कल 100% आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, एएसपी भाई नमस्ते। अब इसी के बाद में अब और चीज़ें जाननी है। क्या जानना है, तो ये जानना है कि यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर अगर आपको प्रीवियस वीडियोस को भी देखना है, उनको भी एनालाइज करना है, तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको ये दिख जाएंगे कि प्लेलिस्ट भी बनाई हुई हैं। और यहाँ पर ग्रुप डी साइंस की पीवाईक्यूज, और इसके बाद आपको ग्रुप डी जीएस की पीवाईक्यूज और मैथ्स के पीवाईक्यूज, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है और इन प्लेलिस्ट में आपको इस तरीके से वीडियोस आपको सारी मिल जाएंगी। तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, और इन वीडियोस को देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, यानी इससे पहले जो मैंने कराए हैं, उनको भी आपको समझ में आएगा, उनको आप समझोगे, आपको हर अपने तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर भी निकालना आएगा। इसके बाद फिर आपको पीडीएफ चाहिए होता है। पढ़ने के बाद में तुरंत पीडीएफ की मांग होती है कि सर हमें पीडीएफ भी चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे आप यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करेंगे। सर्च करने पर आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे तो आप फाइल्स में जाके सारे जितने भी हमारी पीडीएफ हैं, यहाँ जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, उन सब की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं लिंक के साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस को, जो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करिए, आप आंसर देना स्टार्ट करिए, तब तक मैं आपको इनको सॉल्व कराने की बात करूंगा। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। आपने देखा होगा C1 आयन, C2 आयन, इस तरीके से आपने सुना होगा, लेकिन C4 आयन आपने नहीं सुना होगा। क्यों ये असमर्थ होता था, यानी ये इसको बना नहीं पाता, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद देखिए। मैं बताता हूं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, आप सभी जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई। कार्बन का परमाणु क्रमांक सर होता है 6। अब इस परमाणु क्रमांक में हम यहाँ पे कहेंगे, यानी नाभिक में ये प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। अब यहाँ पे मैं अगर इस कोश को भरना स्टार्ट करूंगा, ये मान लीजिए नाभिक है और ये हमारा क्या है, इसकी कोश है। तो इस कोश में जब मैं भरना स्टार्ट करूंगा तो एक पहले कोश में तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरे कोश की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे कोश में हम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम तो 8 होने चाहिए। लेकिन यहां कितने भर पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास में कितने बचे, 2 मैंने भर दिए 6 में से, तो मेरे पास में तो 4 बचे, तो मैंने 4 को यहाँ पे भर दिया। तो अब हमारा इस तरीके से पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन भर पाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो है 4 हमारे बाह्यतम कोश में 8 होने चाहिए थे, यहाँ पे 4 है। तो अब ये क्या करेगा, 4 को या तो डोनेट करेगा या 4 किसी से रिसीव करेगा, यही तो होता है ना। तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये 4 डोनेट कर दे, 4 क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो कार्बन का 4 आयन बन जाएगा।
प्लस, ठीक है, क्योंकि एक डोनेट यहां पे अगर होगा तो एक आयन बनेगा। यहां पे क्या होगा, अगर ये 4 को डोनेट कर दे तो हमें 4 आयन मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक डोनेट होने पर एनर्जी यहां पे लॉस होती है। तो जब ये 4 को यहां पे डोनेट करेगा तो क्या चाहिए, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब एक को डोनेट करने में एनर्जी ज्यादा चाहिए तो 4 को डोनेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से C4 आयन नहीं बन पाता, यानी कार्बन का आयन नहीं बन पाता। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, यहां पे आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है श्रृंखलन गुणन प्रदर्शित करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो आसानी से तो नहीं करेगा। यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता क्या है कि इसके निर्माण के लिए भाई अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी तो इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं बन पाता, इस वजह से नहीं बन पाता कि 4 को डोनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, और यहां पे इसी वजह से इसका आयन नहीं बन पाता। रवीश कुमार ने डी बताया था, भाई डी गलत है आपका, डी ऑप्शन, इसको सही कर लो। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे, बाकी का 2 तो नहीं, यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल दी है, आप देख लीजिए कि कार्बन का यहाँ पे क्या क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। किस तरीके से इसका आंसर निकालना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। गोली दर्पण आप सभी जानते हैं, तो मान लीजिए एक कोई गोली दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है -20 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकल लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या C बराबर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करूं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ आता है आपका स्मॉल f। अब ये तो हमें निकालना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ जी है, मोहम्मद साबिर भाई नमस्ते। तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू होता है r/2। अब आप कहोगे सर r/2 का मतलब हो गया त्रिज्या, आपने लिखा है c, तो जो c है यानी यहाँ पे हम कर्वेचर की बात करते हैं, वो कर्वेचर वाली जो c है वही हमारी रेडियस होती है गोले की। तो यहाँ पे r/2 दे रखा है, तो r कितना है मेरे पास में, r तो मेरे पास में -20 है भाई, r कितना है -20 है, और इसका क्या करना है, आधा करना है, तो आंसर मेरा निकल के आएगा -10। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, सी मोहम्मद साबिर -40 हो जाएगा ना। अब ये -40 कैसे हो जाएगा, दुगना कैसे, मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है भाई। यहाँ पे त्रिज्या का आधा होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। अब जैसे मैंने मान लीजिए ये आपका क्या बनाया, ये कोई दर्पण बनाया मैंने, अब ये कौन सा दर्पण है आप बता सकते हो। यहाँ पे इस खोखले गोले का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है ये होती है r, और यही आपकी रेडियस होती है इस लेंथ की। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आधा जो आपका फोकस होता है वो इसका आधा होता है, यानी r/2 होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए भाई, आया समझ, आगे समझ। C = 2f लगा दिया क्वेश्चन में, C = 2f नहीं है यहाँ पे, C = 2f नहीं, 2f तो सही है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, हमें फोकल लेंथ के लिए निकालना है, तो वो C/2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्या कहता है, चलिए रवीश कुमार बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ कि क्या होगा। मेरे पास में क्या है, यानी 5D शक्ति वाले एक उत्तल लेंस को 3D शक्ति वाले एक अवतल लेंस के साथ में जोड़कर रखा गया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो लेंस हैं, उन दो लेंस को कंबाइंड किया जा रहा है, उन दो लेंस को जोड़ा जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर मैं दो लेंस को जोड़ दूं, मेरे पास में भी ये लेंस है, अब मैं इसमें एक और लेंस जोड़ दूं तो क्या होगा, पावर जुड़ेगी या पावर घटेगी, आप बताओ। दो लेंस को जोड़ा तो पावर घटेगी या जुड़ेगी। तो याद रखना कि मेरे पास में जब भी दो लेंस होंगे, इन दोनों का कंबाइंड किया जाएगा, तो पावर जो होगी, पावर का टोटल क्या हो जाएगा, पावर 1 प्लस पावर 2, यानी दोनों पावर को मैं जोड़ दूं। ठीक है, जोड़ो, कैसे जोड़ना है भाई, हमें क्या दे रखा है, 5D शक्ति का एक उत्तल लेंस दे रखा है। तो उत्तल लेंस के लिए अगर मैं पावर की बात करूंगा
तो वो मुझे प्लस में लेनी है, क्योंकि यहां पे इसके लिए पावर क्या होगी, प्लस होगी, तो ये हो जाएगा 5D। और P2 हमें क्या दे रखा है, 3D दे रखा है, और 3D का मतलब है ये मैं यहां पे अवतल लेंस को जोड़ रहा हूं, और अवतल लेंस के लिए जो पावर होती है वो माइनस में होती है, इसलिए प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे इस प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस का 3D। ठीक है, आंसर क्या निकल के आया यहां से, 2D निकल के आया। अब आप कहोगे सर 2D तो दे रखा है, लेकिन यहां पे 2D का क्या मतलब है, ये तो भाई मैंने पावर निकाली है, ये मैंने क्या निकाला है, पावर निकाली है, लेकिन मुझसे क्या पूछी गई है, फोकल लेंथ पूछी है, यानी फोकल लेंथ मुझे निकालनी होगी, और फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, यानी P बराबर क्या हो जाएगा यहां पे, और P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब आपसे मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, मुझे नहीं पता है फोकल लेंथ, तो मैं आपको इस तरीके से नहीं लिख सकता, F बराबर 1/P, तो 1/P कितना हो जाएगा, P मैंने कितना निकाला है, 2D निकाला है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कितना हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ तो होती है मीटर में, तो ये निकल के आएगा 0.5 मीटर। कितना निकल के आया, 0.5 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में हमें पॉइंट मतलब आंसर हमारा 0.5 मीटर निकल के आया, आंसर तो मीटर में है ही नहीं, तब क्या करेंगे भाई हम, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में होती है, तब जो है जो पावर होती है तब डायोप्टर में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.5 मीटर अगर दिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखो 50 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर हो जाएगा। तो 50 किसका आ गया भाई, मोहम्मद साबिर का आंसर आया केवल, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, किस आधार पर, यानी जब मैंने दोनों लेंसों को जोड़ा तो पावर जो थी वो मैंने ऐड कर दी, लेकिन जो मेरे पास में 3D शक्ति वाला एक लेंस था, वो लेंस किस कौन सा था, अवतल था, और अवतल लेंस की जो पावर होती है वो माइनस में होती है, और इस वजह से जो पावर निकल के आई वो 2D निकल के आई, और मैंने पावर का फॉर्मूला लगा दिया P = 1/f, और इससे मैंने क्या निकाल लिया, इससे मैंने फोकल लेंथ निकाल ली, जो कि मेरी कितनी आई, 50 सेंटीमीटर। आया समझ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हमसे कहता है यहां पे फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है। तो आप जानते हैं संवहनी का मतलब क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो क्या कर रहा हो, ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ ले जा रहा हो, तो ऐसे ऊतक को हम क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किसका परिवहन करेगा, फ्लोएम, हमारे पास में एक ऊतक है जिसका नाम क्या है, फ्लोएम है, और ये किसका परिवहन करेगा, यानी किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप ऑप्शन के आधार पर आंसर बता सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि हमारे पास में जो टिश्यू है, ये टिश्यू क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मैं इस टिश्यू को क्या बोल रहा हूं, वस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक बोल रहा हूं। अगर ये वस्कुलर टिश्यू है तो वस्कुलर टिश्यू भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जाइलम के बारे में मुझसे पूछा नहीं गया, मुझसे तो फ्लोएम के बारे में पूछा गया है, फिर भी मैं बता देता हूं। जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन किसका करता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, वहीं फ्लोएम जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ये करेगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। किसका करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, यानी खाने का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो इस आधार पर आंसर क्या होना चाहिए, जल, गैस, ऑक्सीजन और पोषक तत्व। भाई पोषक तत्व किससे मिलेंगे, खाने से, भोजन से, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि खाने में ही तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, खाने से ही मुझे पोषक तत्व तो मिलेंगे ना। तो फूड मेरे को कौन ट्रांसफर कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है, तो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहा है, खाने का कर रहा है, और खाने में हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। एएसपी ने पहले ए बताया था, अब डी कर दिया, कोई बात नहीं, रवीश कुमार सी नहीं होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी होता है, डी राइट होगा भाई। आगे बढ़ें, आया समझ क्यों है ये आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
ये यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम दे रखा है जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम क्या करता है, वन वे फ्लो करता है और फ्लोएम जो है वो टू वे फ्लो करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का कौन करता है, जाइलम करता है। वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है। और ये भी याद रखना, जाइलम जड़ से लेके जाएगा पत्ती तक, जबकि फूड जो होगा वो पत्ती से लेके जड़ तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है हमारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है। अब इस रिएक्शन को बताना है ये किसका एग्जाम्पल है। 4 हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं कि ये कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अब आप देखो कि ये कौन सी रिएक्शन है। पहले मुझे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपने देखा कि MgOH का होल ट्वाइस दे रखा है। इसे मैं क्या करूंगा, इसे क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या है, ये बेस है। और बेस को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए HCl की बात करें तो HCl सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या है, ये तो एसिड है। एसिड को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब मैं एसिड को बेस के साथ में रिएक्शन कराता हूं, क्या करते हैं हम यहां पे, क्षार को अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा जो सॉल्ट बन रहा है ना, जो हमारा सॉल्ट बना है वो आपका सॉल्ट कैसा होगा, ये उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। जब भी किसी अम्ल की किसी क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है वो हमेशा सॉल्ट जो बनेगा वो उदासीन सॉल्ट होगा। इसलिए ये रिएक्शन कैसी होगी, उदासीन होगी। तो ऑप्शन कौन सा है आपका उदासीन, ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो जो तुक्का लगा रहे थे डी वो गलत है भाई, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए आंसर होगा। क्योंकि यहां पे बेस की एसिड के साथ में जब क्रिया कराई जाती है तो जो हमें सॉल्ट मिलता है वो सॉल्ट हमेशा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहां पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और इसके साथ में हमें क्या मिला है, पानी मिला है, यानी वाटर मिला है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी, अरे गलतियां मत करो भाई, इसी वजह से तो ये क्लास चल रही है, इसी आधार पर क्लास चल रही है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो। और जिस तरीके से आपने अगर प्रीवियस जो मैंने कराए थे प्रीवियस पेपर उनको किया होगा तो आपके ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे सही होते चले जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उनकी प्रैक्टिस कर रखी है। तो एक बार अगर हमसे गलती हो गई है वो बार बार गलती ना हो, इसी के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। और ये प्रैक्टिस पेपर नहीं है, ये आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर आपको आगे की प्रैक्टिस सेट भी करने होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्या कहता है, पढ़ो इसे, सब देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किसी ना किसी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट 2 में, ग्रुप डी के पेपर में। अब बताइए हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। और ऑप्शन मोहम्मद साबिर ने, रवीश कुमार ने आंसर दे भी दिया है। चलिए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई क्या है, वायर है। अब इस वायर के पास में क्या है, एक लेंथ होगी, यानी किसी ना किसी लंबाई का होगा ये। और अगर लंबाई का है और इसकी बात करूं, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है। और हर वायर की, यानी जिस भी टाइप का है, जिस पदार्थ का मैं वायर ले रहा हूं उसकी रजिस्टिविटी होती है, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। हर वायर की रजिस्टिविटी होती है क्योंकि अलग अलग पदार्थ के बने होते हैं। तो यहां पे हमसे बोला जा रहा है किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है आपका R। और R इक्वल टू जो इससे फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रो L अपॉन A, ठीक है। क्या फॉर्मूला बना है, रो L अपॉन A बना है।
अब इस आधार पे हमें बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल है, किसके अनुक्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करता तो एक ही बात करते, तो यहाँ पे एरिया की तो बात करनी नहीं है, हमें किसकी बात करनी है, किसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसके है, रो और एल के। तो यहाँ पे अगर मैं एल की बात करूं तो अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, लंबाई को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब है कि लंबाई को घटाने बढ़ाने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी घट और बढ़ रहा है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये लंबाई के, चालक की लंबाई के, यानी जो वायर है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा या प्रोपोर्शनल होगा। आया समझ। गलती से हो गया तो चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, लेकिन यहां पे आंसर क्या हो गया, और यहां पे तो आपका सही तरीके से आंसर डी है भाई। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आया समझ कि नहीं आया। लगते हैं भाई टफ, लेकिन होते नहीं है। चलें आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक त्रिभुज आकार का कांच का प्रिज्म दे रखा है, यानी ट्रायंगुलर शेप का एक प्रिज्म है। तो आप सभी जानते हैं भाई ट्रायंगुलर शेप का तो प्रिज्म होता, ये हम लोगों ने तो ज्यादातर यही सुना है कि ये आपका क्या है, ये आपका कोई प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में करना क्या है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है, हमें बताना है। ये क्या बताना है भाई, अब इस चीज को आपको समझना है, थोड़ा सा समझाऊं मैं, थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि यहां से मान लीजिए एक ट्रायंगुलर शेप का मैंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया। अब यहां पे इस पर कोई प्रकाश किरण आती है, ये कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है। जब यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी तो यहां पे मैं बात करूं तो ये माध्यम अलग है, और प्रिज्म के अंदर जा रही है तो उसका माध्यम क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यहां पे क्या होगा, विचलन होगा। तो प्रकाश की किरण अब क्या होगी, सीधे ना जाकर क्या होगा, कहां जाएगी, सीधे ना जाकर इस तरीके से जाना चाहिए था। ऐसे कैसे जाना चाहिए था भाई, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर क्या हो जाता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और मार्ग से विचलित हो जाती है तो कितना विचलित हो जाती है, इस तरीके से ये विचलित होती है। तो ये मैंने बना दिया कि ये विचलन हो गया इसका, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे फिर से यहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फिर जाएगी, इस आधार पर क्या होगा, इस आधार पर इसका विचलन फिर से होता है, और इस आधार पर यहां पे विचलन किस तरीके से होगा, ये निकल के आएगा, इस तरीके से विचलन होगा। यानी इसे क्या जाना चाहिए था, आगे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन विचलन क्या हुआ, नीचे की तरफ में हो गया। तो इस पर हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, जो कि आपतित हो रही है। तो मैंने इसे क्या बोल दिया, आपतित किरण बोल दिया। अब यहां पे आप देखो कि ये जब बाहर निकली, यहां से जो जा रही थी, अब बाहर जब निकली है तो इसका मतलब क्या है, ये कोई ना कोई एक एंगल क्रिएट करेगी, ये कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगी, और इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और जो लाइन ये जो है ना, ये जो लाइन विचलित हुई है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं इसे, इमर्जेंट रे, और हिंदी में इसे कहते हैं निर्गत किरण, ठीक है। क्या कहेंगे, निर्गत किरण। अब बताओ आपको यहां तक चीजें समझ में आई, नहीं आई होंगी। हमें बताना क्या था भाई, हमें बताना था कि विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है। अब समझो कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, इसे तो मैं इंसिडेंट रे कह रहा हूं, यानी आपतित किरण कह रहा हूं, और जो फाइनल रिजल्ट हमें जो मिल रहा है ना, फाइनल जो रे दिख रही है वो निर्गत किरण है, और इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन है। और यही मुझसे पूछा गया है कि विचलन कोण किसके बीच में बन रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बन रहा है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होगा। कंफ्यूज था सी और डी में, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। भाई अक्षय चौधरी गलत आंसर दे दिया, आपतित किरण और अपवर्तित किरण नहीं होगा। यहां पे याद रखना, जो प्रिज्म के में होता है वो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण होती है, ठीक है। आया समझ। अब यहां पे क्या हुआ, आपकी प्रकाश रे आई,
प्रकाश रे आपतित हुई, किस पर हुई? प्रिज्म पर हुई। तो प्रिज्म पे क्या होगा? विचलन हो गया, जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये झुक जाती है, तो फिर आगे बढ़ती है, फिर ये प्रिज्म से बाहर जा रही है, तो बाहर जाने पर फिर से विचलन होता है, विचलन हुआ तो वहां पर जो फाइनल में निकली वो इमर्जेंट रे कहलाती है, निर्गत किरण कहलाती है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपतित किरण के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनेगा, यानी कितना डेविएशन हुआ है, कितना विचलन हुआ है, किससे? जो रियल आ रही थी, रियल रे आ रही थी, उससे कितना विचलन हुआ है, वो एंगल होता है आपका विचलन कोण। आया? अब समझ में आ जाना चाहिए था, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पर। ये यहां पे मैंने बता दिया कि इमर्जेंट रे होती है और एक इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है, ये इंसिडेंट रे आई और बाहर गई तो एक इमर्जेंट रे के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। और यहां पे जो एंगल बना है वो एक एंगल ये वाला पूछा जा रहा है कि कौन से किसके बीच में बना है, तो यहां पर इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, वरना बताना तो मुझे है ही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित, यानी हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा फूड है जिसमें आयरन होगा। इन चारों में से ऐसा कौन सा फूड है भाई जिसमें आयरन की मात्रा होगी, प्रचुर मात्रा में मिलेगा? चावल, मक्खन, गुड़ और दूध। तो इन चारों की अगर बात की जाए, मोहम्मद साबिर ने आंसर भी दे दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा मिलती है। अब ये गुड़ के अंदर ही मिलती है भाई, गुड़ के अंदर भी मिलती है, पालक में भी हमें मिलती है। पालक के लिए भी कहते हैं जब भी आयरन की कमी होती है बोला जाता है हरी सब्जियां खाओ, तो पालक खा लो भाई। पालक के अलावा आप देखोगे चुकंदर, बादाम की बात की जाए तो बादाम में भी क्या होता है? बादाम में भी आपको क्या मिलने वाला है? आयरन मिलेगा। आयरन करता क्या है? हमें आयरन की जरूरत क्यों है? अगर ये पूछा जाए, ठीक है हमें आयरन खाना है, क्यों खाना है भाई? आपको मालूम होना चाहिए कि आयरन हमारे क्यों खाना चाहिए, कि हमारे पास में होता है ब्लड, और इस ब्लड में एक आपको मिलेगा पदार्थ जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड के अंदर क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। और ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आयरन की जरूरत होती है। अब इस आधार पर आप कह सकते हो कि अगर आयरन की कमी हो जाए, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो जाने से हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। और अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा भाई? एनीमिया रोग हो जाएगा। आया समझ? यानी हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब ही होता है लोहा, लोहा क्या है? आयरन। तो हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन की कमी कब होगी? जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। और हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो किस में कम होगा? आरबीसी में। तो आरबीसी क्या है? इसी की वजह से तो आरबीसी की का ही तो कलर लाल होता है, तो आरबीसी कम हो जाएगा। अगर आरबीसी कम हुआ तो भाई एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें गुड़ खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, पिस्ता खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। तो ये आयरन की पूर्ति करते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने दे रखा है आयरन रिच फूड कौन से होते हैं। ये आपको डार्क चॉकलेट पसंद होगी भाई, चॉकलेट तो सभी खाते हैं, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट वो भी, ठीक। मीट की तो बात ही नहीं करना मुझे, बाकी आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या कहता है? 9 हमसे बोला है कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कुछ फूड ऐसे होते हैं, उनको जल्दी पकाने के लिए हम किसका उपयोग करें तो जल्दी पक जाए। किसका उपयोग करूं मैं कि यहां पे वो जल्दी पक जाए? ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, तो आप इस आधार पे बता सकते हो। तो आपने रवि मौर्य सर डेली क्लास लीजिए भाई, डेली होती हैं ये, बस होली की वजह से नहीं हो पा रही थी भाई, हम खेलने गए थे यार। अब ये मत पूछना किससे खेलने गए थे, चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए किसकी जरूरत होती है भाई? मुझे तो भाई अगर खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाना है तो मुझे बेकिंग सोडा चाहिए, और बेकिंग सोडा अगर होगा तो मैं जो भी फूड बना रहा हूं वो जल्दी पक जाएगा। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? यहां पे बेकिंग सोडा तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, यानी यहां बेकिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर दे रखा है, लेकिन बेकिंग सोडा नहीं दे रखा भाई।
हाँ जल्दी से बना देता, ठीक है, लेकिन बेकिंग सोडा नहीं है क्योंकि आरआरबी ने नहीं दिया। अब ऑप्शन नहीं है तब क्या करना है, तब याद रखना यहां पे दे रखा है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेकिंग पाउडर किससे बना होता है। बेकिंग पाउडर जो बना हो जाता है, बनता है वो बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा में अगर किसी एसिड को अगर हम मिला दें तो वो बनता क्या है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर दिया है आरआरबी ने यानी रेलवे ने, वो क्या दिया, वो बेकिंग पाउडर दिया है। बेकिंग सोडा मिलाते क्यों हैं, इसलिए मिलाते हैं कि अगर आप जिस फूड को बना रहे हैं उसमें अगर एसिड होगा यानी अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होगा, तो वो अम्लीय प्रकृति का जो पदार्थ है वो किसके, बेकिंग सोडा से क्रिया करेगा और रिएक्शन करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रिलीज होगी तो खाना जल्दी पक जाएगा। भाई समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, बढ़ें। इनो भी मिलाते हैं भाई, ढोकला बनाया ना, ढोकला 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 में खमीर निकालने के लिए क्या करते हैं, इनो को मिला देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यहाँ पे, बता तो दिए भाई, इनो। मोहम्मद साबिर, ढोकला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इनो मिलाते हैं, खमीर जल्दी बन जाए इसलिए उसमें इनो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, किसके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। अब हमसे बोला गया इको फ्रेंडली कैरी बैग बनाने हैं। इको फ्रेंडली कैरी बैग कैसे होंगे कि यहां पर क्या हो जाए, यहां पर जैव निम्नीकरण हो जाए, यानी वायु, यहां पे क्या हो जाए, जैव निम्नीकरण हो जाए। तो यहां पे क्या हो जाए, बायो डिग्रेडेबल हो जाए, यानी यहां पर वो जल्दी से अपघटित हो जाए। और जल्दी से इनमें से क्या अपघटित हो सकता है भाई, कांच होगा, प्लास्टिक होगा, कागज होगा या रबड़ होगी। तो यहां पे कागज के पेपर, अगर पेपर का कैरी बैग बना देंगे ना तो ये जल्दी से अपघटित हो जाएगा। तो बैक्टीरिया द्वारा, क्यों अपघटित करना है, क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा इसको छोटे छोटे पार्ट में अपघटित किया जा सके, और जैसे ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा तो ये मिट्टी में धीरे धीरे मिल जाएगा। तो इसी वजह से इको फ्रेंडली कैरी बैग हमें चाहिए होते हैं, वो हमारे कागज से बने होते हैं। बाकी आप जानते हैं प्लास्टिक वाले जो है ना, जैव निम्नीकरण, डिग्रेड नहीं होते, बहुत जल्दी अपघटित नहीं होते, सालों साल आपको उसी की मिट्टी के अंदर मिलेंगे। जब क्यों ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी से यानी बीज को डालते हैं और उस जगह पर थैली या पन्नी जिसे प्लास्टिक बोलते हैं, तो वो प्लास्टिक अगर वहां होती है तो वो जो पेड़ है ना, जिस पौधे को हमने वहां डाला है, वो ऊपर नहीं आ पाता, यानी मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब बताओ क्या होगा फिर भाई, बहुत नुकसानदायक है आपकी प्लास्टिक, आया समझ। इसलिए कागज के जो वो हम बनाते हैं ना, वो कागज वाले जो हैं वो अपघटित जल्दी हो जाते हैं। चलिए बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पे लिख के दी हैं। आई एम नॉट प्लास्टिक यानी कागज की बात हो रही है। पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग विभिन्न सामग्रियों से बनाए जा सकते हैं, जिनमें कपास हो सकती है, भाई कपास का यूज कर सकते हैं, यानी जूट का कर सकते हैं, कागज का कर सकते हैं, कैनवास का कर सकते हैं, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक शामिल है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे ऐसी ऐसी प्लास्टिक आ रही है, बहुत ही महीन टाइप की दिखती है, वो लगता है कि हाँ वो क्या हो जाएगी, वो अपघटित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि कोई रमेश है, मान लीजिए मैं कहता हूँ रमेश नहीं है, हमारे साथ में जुड़े हैं रवि मौर्य और मोहम्मद साबिर। रवि मौर्य मोहम्मद साबिर एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन चाहते हैं, यानी कोई पदार्थ चाहिए कि हमें फिलामेंट बनाना है। अब फिलामेंट होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि फिलामेंट होता क्या है। तो हमारे पास में ये बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब में आपने एक छोटी सी लेयर देखी ना, ये ऊपर लगी है, ये आपने, अगर ये बल्ब मैं बनाऊं, मुझसे तो बनेगा नहीं भाई, असली वाला जैसे सामने मैंने बना रखा है, ये बल्ब है, आपने यहाँ पे छोटी सी इस तरीके की लेयर देखी होगी। ये जो पतली सी लेयर होती है ना, ये ही होती है फिलामेंट, इसे ही क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अब इसमें करंट फ्लो कराना होता है, जैसे ही करंट फ्लो होता है यहां पे हीट उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यहां पे ऊष्मा की वजह से, उस हीट की वजह से लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रकाश मिलने लगता है, लाइट चमकने लगती है। देखो दिख रहा है,
पहले वल्व बंद था, मैंने इसमें करंट दे दिया, अब कहाँ से दिया पता नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसा करने पर ये जलने लग गया। तो जलने पर कैसे कि मेरे अंदर का करंट इसके अंदर फ्लो हो गया, फ्लो होने पर यहाँ पे ऊष्मा यानी हीट बनी, और हीट से ये लाइट में कन्वर्ट हो गया, यानी हमें लाइट देने लग गया। तो यहाँ पे मुझे अगर फिलामेंट बनाना है ना, तो वो फिलामेंट किसका होना चाहिए? तो सबसे पहला दे रखा है मेरे पास में कि लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट लो? मेल्टिंग का मतलब अगर वो मेल्ट ही हो जाएगा तो ये जलेगा कैसे? मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये लो नहीं होना चाहिए, ये तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये गले नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, पहला तो हो जाएगा यहां पे गलत। बाकी देखो, सेकंड कहता है एबिलिटी टू ग्लो एट हाई टेम्परेचर, तो मैंने यहां पे क्या है, उच्च तापमान दिया, टेम्परेचर ज्यादा दिया, और टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या है, यानी करंट ज्यादा दिया, हीट ज्यादा दी। अगर मैंने हीट ज्यादा दे दी तो चमकेगा, चमकने की क्षमता भी तो होगी इसके अंदर, तभी तो चमकेगा, तभी तो रोशनी देगा, तो प्रकाश मिलेगा। सेकंड तो सही हो गया कि मैंने यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई हीट दे दी, तो क्या हुआ, ये हमारा प्रकाश में कन्वर्ट हुआ, ये चमकने लगता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सेकंड सही है। थर्ड कह रहा है रेजिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए। भाई हमने यहां पे रेजिस्टेंस ही तो हाई किया है, रेजिस्टेंस हाई करने से करंट जो है वो सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से वो गर्म हो रहा है, वो यहां पे ऊष्मा दे रहा है, इसी वजह से तो ऊष्मा दे पा रहा है, तो यहां पे सेकंड और थर्ड दोनों सही हो जाएंगे। अब आप देख लो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो जिन लोगों ने सी दिया था, रोशन ने दे दिया सी, मोहम्मद साबिर ने दिया था बी, भाई दोनों गलत हो, एएसपी भी सी बता रहे हैं गलत हो। रवि मौर्य ने बताया केवल ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही है रवि मौर्य। गुड इवनिंग गीता, आ जाइए, सबसे पहले आए थे और फिर इसके बाद में मुझे लग रहा है सबसे लास्ट ही तुम ही हो गए, बस गुड इवनिंग करके चले जाते हो। ठीक है, ये बातें समझ में आई। क्या किया मैंने, वल्व का फिलामेंट बनाने के लिए ये पिघले ना, जल्दी मेल्ट ना हो, तो मुझे हाई मेल्टिंग वाला पायर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें क्या होगा, उसके अगर मैं टेम्परेचर दूं यानी इसमें हीट दूं, तो हीट की वजह से क्या होगा, वो चमकने लगेगा। इसके अलावा क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तभी तो वो करंट, अगर करंट फ्लो कर गया तो क्या होगा, हीट उत्पन्न ही नहीं होगी। करंट फ्लो अगर ना हो तभी तो हीट उत्पन्न होगी, तो करंट वहां पे कम फ्लो होता है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से उसमें हीट उत्पन्न हो जाती है, और हीट की वजह से वो चमकने लगता है भाई, इसी वजह से इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो इसे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है डज नॉट हैव डबल सर्कुलेशन, किसके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता? बिल्कुल रवि मौर्य, बिल्कुल ऑप्शन बताइए, दोहरा परिसंचरण किसके अंदर नहीं होता? हमारे बारे में तो बात ही नहीं की गई है, अगर हमारे बारे में नहीं की है भाई थैंक यू। ठीक है, इसी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई अपने साथियों को सेंड कर सकते हो ना, लिंक उठाओ, लिंक सेंड करो, जिसको अच्छा लग रहा है वो औरों को भी तो अच्छा लगवाओ भाई। चलो, यहां पे अगर हमारे बारे में बात नहीं की गई है तो मैं अपना समझा देता हूं, बाकी आपको बताना है किसके अंदर दोहरा नहीं होता। तो आपने देखा होगा हमारे पास में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। चलो लंग्स नहीं बना रहा, मैं बता देता हूं कि लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं। अब इन फेफड़ों से ये मान लीजिए ये है आपका हार्ट यानी दिल, जो कि दिल का काम क्या है, दिल का काम केवल पंप करना होता है। क्या होता है, पंप करना, किसको, ब्लड को। तो ब्लड आएगा कहां से, तो भाई लंग्स के द्वारा इसमें ब्लड आता है। क्या आता है, लंग्स के द्वारा यहां पे ब्लड आता है। क्यों आता है लंग्स के द्वारा, क्योंकि यहां पर इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये ब्लड कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है। ठीक है, अब इस हार्ट के द्वारा फिर ब्लड बाहर जाता है और किसी ना किसी ऑर्गन यानी हमारे बॉडी में कहीं ऑर्गन में और सेल के पास जाता है। ठीक है, यहां से ब्लड प्योर आया, लेकिन सेल के पास में रेस्पायरेशन प्रोसेस हुई, और उस रेस्पायरेशन प्रोसेस में यानी श्वसन क्रिया में क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको कार्बन डाइऑक्साइड में यानी वेस्टेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी ले ली। और एनर्जी लेने के बाद में क्या हुआ, ये ब्लड जो था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मिला दी, तो ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हो गया इम्प्योर। ठीक है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन थी, ये कहां चला गया, ये हार्ट के पास गया। हार्ट ने क्या किया, फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के बाद में ब्लड भेज दिया। अब आप एक बात करो, एक खुद सोचो, हार्ट जो था इसमें ब्लड जो है वो कितनी बार आया, हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, तो आप खुद देखोगे, पहले आया प्योर ब्लड,
और फिर उसके बाद में ऑर्गन के बाद में फिर से प्योर ब्लड आया। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो ब्लड आ रहा है वो कितने टाइम आ रहा है, डबल आ रहा है। इसी वजह से इसे कहते हैं डबल परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन। ये किस में होता है, ये ह्यूमन के अंदर होता है। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, मुझे तो बताना है कि डबल सर्कुलेशन किस में नहीं होता है। तो याद रखना किस में नहीं होता, इनमें से ऑप्शन नंबर बी है, फिश में नहीं होता, मछलियों के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपने देखा होगा कि मान लीजिए मछली के पास में है दिल, अब मछली का काम दिल लगाना नहीं है। यहां पे क्या होगा, हार्ट के द्वारा ब्लड जाएगा, हार्ट के द्वारा क्या गया, ब्लड गया, कहाँ जाएगा, ये तो आपने देखा कि ऑर्गन के पास जाएगा, और ऑर्गन से ब्लड फिर से हार्ट में आ जाता है। यानी यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन हो रहा है एक ही टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलेशन में एक ही टाइम में हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन है। और इस जगह पे क्या था कि लंग्स से प्योर ब्लड में, ब्लड से फिर ऑर्गन में, ऑर्गन से हार्ट में, हार्ट से लंग में, यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेशन है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा फिश होगा। मैंने शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बाकी आपको मैंने यहां पे दिया है डबल सर्कुलेशन किस तरीके से। ये आपके क्या है, ये लंग्स हैं, लंग्स से पल्मोनरी बीन्स के द्वारा आपको जो रेड ब्लड दिख रहा है ना, रेड वाला, ये क्या है, प्योर होता है। प्योर कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट से फिर क्या हुआ, हार्ट से आपका सिस्टमेटिक सर्किट के द्वारा यहाँ पे कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा ऑर्गन में। ये जो रेड दिख रहा है ना, इस रेड का मतलब है ऑक्सीजन मिला हुआ है, और जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है कि इम्प्योर ब्लड है, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको सिंगल सर्कुलेशन देखना है, तो सिंगल सर्कुलेशन में आप देखो इस तरीके से आपका सिस्टमैटिक कैपिलरीज होती हैं, जिसके आधार पर आपका सिंगल सर्कुलेशन होता है। बाकी ये मैं लिखा हुआ है कि एक सर्कुलेशन जो होगा, कंप्लीट सर्कुलेशन अगर एक बार हो रहा है तो वो कहेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, और ये किस में होता है, मुख्य रूप से मछली में होता है और जलीय जानवर के अंदर होता है। आगे बढ़े, अगले पर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहां पे क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि एक स्लाइडन थे और एक स्वान थे। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक आपका कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, पहले सेल की खोज हुई थी, बताइए चलो सेल की खोज किसने की थी, आप ये बताओ, सबसे पहले सेल की खोज करने वाले कौन थे। अब बात आती है कि सेल की खोज हो गई, सेल की खोज करने के बाद में सेल का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी जो दी वो स्लाइडन और स्वान ने दी। ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होती है। तो इन चारों में से मुझे बताना है, मुझे नहीं आपको ही बताना है, बाद में तो मैं ही बता दूंगा कि इनमें से सेल थ्योरी या फिर सेल का स्ट्रक्चर किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो सेल थ्योरी क्या आती है, आप सभी जानते हैं भाई। इनमें बोला गया कि सभी जो जीव होते हैं ना, जितने भी जीव हैं, सभी जीव किसके द्वारा बने हुए हैं भाई, सेल द्वारा बने हुए हैं। हमारा बॉडी जो बनी हुई है ना, वो पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ये किसने बोला, स्लीडन और स्वान ने बोला। और इस सेल थ्योरी में एक और चीज बताई गई कि हमारी जो सेल होती है ना, सेल का डिवीजन होता है, और सेल का डिवीजन का मतलब है कि पुरानी सेल से नई सेल बनती हैं, पुरानी से नई सेल बनती हैं। जब पुरानी का डिवीजन होता है ना, तभी तो नई सेल बनती है। लेकिन एक ऐसा जीव है इनमें, वो है वायरस। ठीक है, बीरूस दे, जो कि 3 इडियट में था, वायरस है। ये क्या होता है, वायरस जो होता है ना, ये आपका निर्जीव प्राणी होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये बात हो रही है लिविंग की, ये तो नॉन लिविंग है। अगर इस लिविंग नॉन लिविंग पर्सन को हमने कहां भेज दिया, किसी की बॉडी में भेज दिया, किसी भी बॉडी में मैंने क्या कर दिया, इसको भेज दिया, और ये किसी भी बॉडी में जाता है ना, तो फिर इसका जो बिहेवियर है ना, लिविंग की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है, लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है ये, और लिविंग की तरह बिहेव करता है। फिर भी इसे सेल थ्योरी में ये नहीं कहा जाता कि ये क्या है, ये सेल थ्योरी को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि इसमें वायरस के अंदर क्या नहीं होती, सेल नहीं होती है, और सेल नहीं होगी तो सेल थ्योरी को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। रॉबर्ट हुक ने खोल के बिल्कुल सही बताया, मोहम्मद साबिर और रवि मौर्य ने बताया रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी, सेल की खोज की गई थी। और रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किस पर की थी, हमारे मृत सेल पर, यानी जो लकड़ी की कॉर्क होती ना, उस पर खोज की थी। वो भी लिविंग सेल की नहीं की थी, डेड सेल की थी। सबसे पहली खोज डेड सेल की थी, जिसने रॉबर्ट हुक ने।
गुरुजी मेरी साइंस कमजोर हो गई है, और अब कैसे सही हो गई है? भाई साइंस जिसकी कमजोर है उसी के लिए तो क्लास चल रही है। क्लासेस रोजाना देखो, चीजें समझ में आने लगेंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि मैं समझा इस तरीके से रहा हूँ जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। देखोगे रोजाना क्लासेस आपको देखनी होंगी, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूं उन क्लासेस को देखो, उस आधार पर आप खुद सोचो कि हाँ मेरे में इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, इंप्रूवमेंट आपको तब लगेगा जब आप 4 से 5 क्लास देख लोगे, तब लगेगा कि हाँ अब मुझ में इंप्रूवमेंट होने लग गया है। क्योंकि पहली क्लास आपके लिए एक डेमो क्लास रहेगी, पहली क्लास कैसा पढ़ा रहा है, क्या है, कैसी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी क्लास देखो, दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास देखो, ऐसे जब चलोगे ना तो इस आधार पे आपको प्रीवियस चीजें जो हैं वो दोबारा मिलती जाएंगी, तो वो एक तरीके से आपके लिए फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ की क्लास भी आपको हो सकता है आज मिल जाए, अगर सर आज आ जाते हैं तो आज हो जाएगी, नहीं तो कल आपको पूरी 100% मैं कहता हूं कल आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, हाँ भाई सेट पूरे ही रहेंगे, टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है सेल थ्योरी, जिसमें लिखा है ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी सेल से बने हुए सारे लिविंग्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी सेल से ही हमारी नई सेल बनती हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारी जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये सारी चीजें किसने बताई थी? हमारे स्लीडेन और स्वान ने, जब इन्होंने खोज की थी सेल थ्योरी, यानी इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात आती है, भाई थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप घास पे टहलना बताया जाता है, थोड़ा सा ड्रॉप ले लो, चीज़ें थोड़ा सा हल कम करने की कोशिश करो। ठीक है, 4.5 है लेकिन ज़्यादा है, मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा कम करने की कोशिश हो जाता है। आप अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना तो ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है, मैं भी अपना बोलूँ, मेरा भी ज़्यादा था लेकिन मैंने चश्मे का यूज़ किया, इससे थोड़ा सा कम हुआ है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं आप उन चीज़ों को फॉलो करते जाओ, जैसे घास पे टहलना, आप घास पे टहलो, थोड़ा सा आई पर भी इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोपीन यौगिक के और कुछ ड्रॉप भी ले लो। तो क्लास देखो ना, क्लास चल ही इसलिए रही है कि क्लास देखो, इंप्रूव करो, रोजाना आप क्लासेस देखो। ठीक है, अगर क्लासेस मान लीजिए आज नहीं हो पाई तो आप प्रीवियस क्लास को दोबारा से देख लो ना। क्या देख रहे हैं भाई? दोबारा से देखने में हमारा ही फायदा है, क्योंकि अगर हम जिस चीज को 2 टाइम में देख लो, एक टाइम देख लिया फिर 2 टाइम में दोबारा देख लो, तो उससे क्या होगा, आपको वो चीजें और अच्छे से आ जाएंगी। महाकाल की दीवानी पूजा, जय महाकाल। ठीक है, आगे आंसर, चलो कोई बात नहीं। प्रोपीन की बात करते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन यौगिक की समजाति श्रृंखला का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? ये याद रखना, यहां पूछा गया है नेक्स्ट फोर्थ मेंबर, नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद फोर्थ की बात हो गई है और आते ही गलत दे दिया। महाकाल की दीवानी, रवि मौर्य का आंसर सी है। चलो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, प्रोपीन की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोपीन किसका सदस्य है? एक आपने सुना होगा एल्केन, दूसरा होता है आपका एल्कीन, और तीसरा होता है आपका एल्काइन। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये साउंड कैसा कर रहा है, प्रोपीन, तो प्रोपीन किसका सदस्य हुआ? एल्कीन का सदस्य हो गया। ठीक है, और अगर मैं एल्कीन की अगर बात करूं तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी तो होता होगा। जी बिल्कुल होता है, कौन सा होता है वो भी बता दें? तो बता देते हैं, CnH2n होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं कि प्रोपीन का फॉर्मूला भी तो मुझे पता होना चाहिए। क्या कहेंगे? तो प्रीफिक्स होते हैं कुछ, उन प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो एक प्रीफिक्स जो होते हैं जो बाद में, जैसे मैंने बोला कि प्रोपीन में प्रोप जो है ना, इस प्रोप, ये प्रोप का मतलब क्या है, उसी चीज को देखते हैं। प्रीफिक्स होता है आपका मैथ, मैथ वाला मैथ नहीं, मैथ्स नहीं है, गणित नहीं है, ये आपका प्रीफिक्स है। मैथ होता है, मैथ के बाद आपका एथ होता है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2। ठीक है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या क्या, 3 होती है। ठीक है, तो यहां पे प्रोप का मतलब है कार्बन की संख्या 3 है, तो इस आधार पर अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, क्या बनेगा, कार्बन की संख्या 3 यानी CN, 2N का मतलब डिवाइड, यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो H कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये तो हो गया प्रोपीन। अब इस प्रोपीन के बाद बोला गया है कि श्रृंखला का अगला चौथा सदस्य, श्रृंखला के बाद आगे का चौथा सदस्य बताओ। तो इस आधार पे अगर मैं आगे का चौथा बताऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 4, 5, 6 और 7। चौथा सदस्य कौन सा होगा 3 के बाद? ये 7वां ही तो होगा। सोचो, चौथे के यानी तीसरे के बाद में अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, 7वां होगा कि नहीं होगा? तो 7वें को हम क्या कहते हैं, 7वें को कहते हैं हेप्ट।
सातवें को हम क्या कहते हैं, हेप्ट बोलते हैं। और इस पे क्या बन जाएगा, जब मैं सी को 7 करूंगा, कार्बन 7 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे 14, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेप्टीन। और यहां पे हमें क्या मिल गया, यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C7H14। ठीक है जी। हाँ जी, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये होते हैं हमारे पास में, ये हमारी केमिस्ट्री की गिनती होती है, काउंटिंग होती है। ठीक है, महाकाल की दीवानी, हाँ वो ठीक है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट होता है, तो ब्यूट हमारा चौथा सदस्य होना चाहिए था, लेकिन उसने अगला चौथा सदस्य पूछा है कि आगे के चौथे सदस्य का नाम बताओ, तो आगे का चौथा सदस्य हमारा क्या होगा, 7 कार्बन वाला होगा। 3 के बाद में आज 4 जोड़ो ना, ये मैं नहीं कह रहा है, ये बोला है आपका आरआरबी ने। आरआरबी ने जो आंसर दिया है वो यही दिया है, इसी आधार पर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पादप कोशिकाओं में मौजूद, अब प्लांट सेल्स की बात हो रही है, किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो यहां पे बोला गया है कि इनमें से किसकी मात्रा है जो प्लांट सेल्स होती है ना, उनकी शेप को चेंज कर देती हैं। तो बताओ प्लांट सेल की शेप को चेंज कौन कर पाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस आधार पे बता दीजिए क्या होगा। तो मैं अगर बात करूं तो यहां पे मैं आपको आंसर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई देना चाहेगा, और दे दिया, गीता ने आंसर दिया सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए वाटर। ठीक है, पानी जो होता है, अगर पानी को यहां पे क्या होता है, ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए, सोख लिया जाए, तो भी सेल पे डिपेंड यानी सेल की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल चेंज होती है किसके द्वारा, यहां पे वाटर के अमाउंट के द्वारा। तो ये कह सकते हैं प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग इन शेप। तो इसका मतलब है स्वेलिंग और श्रिंकिंग जब होगी वो किस आधार पर होगी, वाटर के अमाउंट के आधार पर होगी। अगर पानी की मात्रा जो है वो कम और ज्यादा हो जाए, तो पानी अगर कम है तो प्लांट सेल की शेप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पानी की मात्रा ज्यादा है तो प्लांट सेल की शेप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो चेंज होती रहती है। मोहम्मद साबिर का आंसर ए है, का देश पूजा ने भी ए दे दिया है, गीता का भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, सूख जाता है। चलिए इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है, 16 कहता है यहां पे कि मेरे पास में ये 3 चीजें दी गई हैं, इन 3 चीजों में कौन सा उपकरण यानी उपकरण है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत धारा यानी करंट फ्लो कराया, और करंट फ्लो कराने पर ऊष्मा देना है। काम क्या है इसका, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब हो गया कि मैं करंट फ्लो करा रहा हूं और करंट फ्लो कराने की वजह से उसमें हीट आ रही है। तो ऐसा कौन सा इन तीनों में, 16 का आंसर ए है। चलिए देखते हैं, जब बात की गई तापदीप्त लैंप की बात की गई, लैंप, लैंप के अंदर क्या होगा, लैंप के अंदर तो भाई फिलामेंट होता है, यानी लैंप क्या है, बल्ब होगा, बल्ब का मतलब है कि इसके अंदर फिलामेंट होगा। और अगर फिलामेंट है तो फिलामेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसमें करंट फ्लो कराया, और करंट फ्लो कराने से फिलामेंट गर्म होगा ना, हीट उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तापदीप लैंप है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यानी हमारा बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। उसका रीजन है इसमें अंदर फिलामेंट जो है कि करंट फ्लो कराने पर ये फिलामेंट हीट में कन्वर्ट होता है, हीट में यानी इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है करंट। ठीक है, सी होगा, सी होगा। चलिए देखते हैं, सेकंड कहता है गीजर, तो इलेक्ट्रिक गीजर क्या करने, हम इलेक्ट्रिक गीजर को लगाया, जैसे इसमें करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने के बाद उसमें गीजर में हीट उत्पन्न हुई और हीट की वजह से पानी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ऐसा कुछ नहीं करता। जनरेटर कर क्या रहा है, जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये किस पर आधारित है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस वजह से तीसरा गलत हो जाएगा। कौन सा सही हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जिन लोगों ने दिया है सी होगा, सी होगा, तो उन लोगों का बिल्कुल सही है, सी ही होगा। आया समझ, क्वेश्चन नंबर आया 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
चीजें बस समझनी है कैसे आंसर आ रहा है। यहाँ पर इस क्लास का मतलब क्वेश्चन के आंसर देना नहीं है, इस क्लास का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। ठीक है, जब हम वाई एंड हाउ पे काम करेंगे ना तो हमें चीजें आने लग जाएंगी, रटना अलग चीज है। क्वेश्चन आता है 17 हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, मैं हट जाता हूँ साइड में तो जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएं। आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। हमें दो कथन दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट फर्स्ट है और एक स्टेटमेंट सेकंड है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, तो इन पर बताना है, इसी आधार पर आंसर देना है। पहला दिया गया है कि गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास में गर्म, यानी हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया, किसका बना हुआ, कॉपर का। तो यहाँ पे गर्म करने पर कॉपर को जब गर्म किया जाता है होता क्या है, थोड़ा जूम कर दूं, ये पूरा ही जूम है, पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग तो, और जूम कर दूं, लो लो अब आया समझ, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पे गर्म करने पर कॉपर क्या करता है, कॉपर जलाने देते हैं ना, जैसे हम इसको जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने पर ये क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड तो काले रंग का होता है। तो इसका मतलब क्या है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, क्या है, हमने यहाँ पे किसी बर्तन को लिया, गर्म करने पर यहाँ पे कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है, रिएक्शन करने लग जाता है, और जैसे ही रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है वो काला होता है। इसलिए आपने देखा होगा नीचे की जो परत होती है वो काली हो जाती है जलाने पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका कथन क्या कहता है, यदि इस गर्म किए गए पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दूं तो सतह काली परत को भूरी कर देगी, नहीं करेगी भाई। कॉपर ऑक्साइड पे अगर हाइड्रोजन गैस को अगर मैं प्रवाहित करूं ना तो ये काली सतह को भूरी तो नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है। तो आप देखो किस में दिया है, दोनों कथन सत्य हैं, ए गलत हो जाएगा, बी में सेकंड सत्य है तो गलत है, दोनों कथन असत्य हैं तो सी भी गलत है। हमारे पास में बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ये डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, जो कि हमारा फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, चलें, चलो आओ। 18 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारे पास में क्या दे रखा है, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर दे रखा है। इससे परीक्षण करने पर हमारे पास में कुछ सॉल्यूशन मिले। वो सॉल्यूशन क्या थे, वो सॉल्यूशन आपके ए बी सी डी और ई थे, यानी 5 सॉल्यूशन हमें मिले। तो मैं यहां पे लिख दूं ए बी सी डी और ई, ये 5 सॉल्यूशन हमें मिले। अब यहां पे इनके पीएच मान हमें दे रखे हैं। तो ए का जो पीएच मान है वो है 4, बी का जो पीएच मान है वो है 1, सी का जो पीएच मान है वो है 11, डी का है आपका 7 और ई का हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, अब इन विलयनों के लिए H आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होंगे, यानी हाइड्रोजन आयन का त्याग करने पर क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। हमें उस आधार पर आंसर देना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एसिड को पानी में डाला। क्या किया, एसिड को पानी में डालेंगे, हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा। जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी, और आपको यह भी मालूम है कि पीएच वैल्यू कम का मतलब है, क्योंकि पीएच का इंडिकेटर अगर मैं कहूं तो जैसे पीएच है तो पीएच में 14 तक और पीएच में 0 तक, या मैं कहूं 1 तक, या फिर कह लेंगे हम 7 से ज्यादा होगा तो वो होगा हमारा बेस, और 7 से कम होगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। ये तो बात हमें पता है, इसमें नहीं क्या है। तो यहां पर बोला गया है कि जैसे जैसे मैं एसिड को पानी में डालता हूं तो हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन त्याग आ जाता है। जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसकी पीएच वैल्यू कम है, कम किसकी है, एसिड की है, तो एसिड में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी।
तो अब बताओ एसिड कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो मुझे बी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बी में सबसे ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। ठीक है, अब इससे कम कौन है, एक से कम कौन है भाई, एक से कम तो चार है, तो चार का चार कौन हुआ, ए हो गया। फिर इससे कम किसके अंदर होंगे, इससे कम होंगे जिसके पास में एसिड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कम होगा, सॉरी क्या होगा, न्यूट्रल है, तो डी हमारा न्यूट्रल है, तो बी के एक, एक के बाद में डी। अब इसके बाद में कौन होगा, इसके बाद सात के बाद आएगा नौ, और नौ हमारा किसका है, ई का है, और लास्ट हमारा बचा कौन सा, सी, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सांद्रण हाइड्रोजन आयन के आधार पर जिसके पास में पीएच वैल्यू ज्यादा, उसके पास में हाइड्रोजन आयन की मात्रा सबसे कम होगी। इस आधार पर आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, CEDAB, CEDAB ऑप्शन नंबर बी। तो बी किसने दिया है, बी दिया है महाकाल की दीवानी ने। हाँ जी, 7 अप टू 14 बेसिक, यानी 7 से ज्यादा बेस होता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिड होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू कम का मतलब एसिड है, और पीएच वैल्यू ज्यादा का मतलब है 7 से ज्यादा मतलब वो बेस है। आया समझ, मुझे लगता है आना चाहिए था, इतनी बात मुझे लगता है आनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहां पे हमें फोटो दे रखा है, ठीक है। अब इस फोटो के आधार पर देखना है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए भी है, ये हमारी क्या है, एक प्रकाश किरण है, एक उत्तल दर्पण आपतित होती है, यानी ये जो आपको बना हुआ है ना, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है भाई। और इस उत्तल दर्पण का मतलब क्या है कि इस पर इंसिडेंट रे जो होगी वो उभार वाले, जिस टाइप पे उभार हुआ है उस साइड में क्या होगा, उस साइड में तो यहाँ पे इंसिडेंट रे होगी, और दूसरी साइड जो है वो हमारी ये कलर वाली होगी। ये वाली क्या है, जिस तरफ पॉलिश की गई है, दूसरी साइड क्या है, यानी जो धसी हुई है उसमें पॉलिश की जाती है, वो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होता है। परावर्तन कोण क्या होगा, यहाँ पे ये जो रे दे आ रही है ना, इसके आधार पर परावर्तन कोण क्या होगा ये पूछा गया है। कितने डिग्री का होगा, 30, 90, 45, 0। तो आप एक बात देखो कि हमारे पास में इंसिडेंट रे जा रही है, ये जो देख रही है ना, ये है हमारी इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जब इस पर क्या होती है, इंसिडेंट रे जब उत्तल दर्पण पर आपतित होती है यहां पर, तो ये इसको यहां पे क्या हो जाती है, ये ऐसा लगता है यहां पर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ये वापस लौट आती है। तो जिस रास्ते पर गई है उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी, जिस रास्ते पर गई उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो आप बताओ इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और ये जो है ना इंसिडेंट पॉइंट है, और इस इंसिडेंट पॉइंट से अगर मैं इसको अविलंब मान लूं, इसको नॉर्मल मान लूं, तो आप बताओ कि ये पॉइंट, ये जो है ये कौन सा एंगल क्रिएट करेगी। तो कोई भी एंगल क्रिएट नहीं होगा भाई, क्योंकि आपतन कोण यहां पे हमारा जब 0 हो जाएगा तो परावर्तन कोण भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। एंगल क्रिएट हो कहां रहा है ना, एंगल क्रिएट तो तब होगा जब यहां से कोई रे जो है वो आगे जाके किसी एंगल पे जाएगी। तो हमारा जब अविलंब नॉर्मल हमारा जो दिख रहा है, जिस रास्ते पर गई थी उसी रास्ते पर वापस आ रही, तो एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा भाई, एंगल तो क्रिएट ही नहीं हो रहा। जब एंगल क्रिएट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या, एंगल क्रिएट नहीं हुआ तो जिसका मतलब वो 0 डिग्री है। बताओ बताओ, एंगल क्रिएट कब होगा, जब ये गई यहां से आ गई, लो टकरा कर ऐसे लौट आई, तब इन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट होगा भाई, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या करना है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को कौन दर्शाएगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमें यहां पे इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, तो नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनके पास में अगर मैं यहां पे बात करूं तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है 13, फ्लोरीन की बात करूं तो इसका कितना होता है, 9 होता है, और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है। क्या इस आधार पर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो। रेलवे ने ना
नशा करके पेपर बनाया होगा इतना। भाई कहाँ टफ है, एक दो क्वेश्चन तो मैं मान सकता हूँ बहुत टफ है, बहुत टफ का मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप उनको पढ़ के जाओगे तो कर लोगे। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो तब पता चलेगी जब मैं इनको क्या करूंगा, कक्षाओं में लगाऊंगा। तो पहली कक्षा में यहाँ पे 7 में से 2 लगाएंगे, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 हो सकते हैं, लेकिन 8 तो नहीं भरेंगे, मेरे पास तो बचे 5, तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, 13 को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 पूरे भर दिए, 10 हो गए, बचे कितने 3, तो तीसरी जो कक्षा होगी उसमें कितने होंगे 3 होंगे। 9 हैं तो 2 होंगे पहली में, ठीक है, और दूसरी में कितने हो जाएंगे, दूसरी में हो जाएंगे 7। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो भाई पहली ही कक्षा में 1 आएगा, इसका तो कोई यही कंप्लीट हो गया। रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन देता है, बिल्कुल सही बात है, रेलवे के ही क्वेश्चन है सारे, ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूं। अब आप देखो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा हैं, बाहरी कक्षा कौन सी होगी, उसे ही हम संयोजी कोश कहते हैं। और संयोजी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताओ किस में ज्यादा है, नाइट्रोजन में ज्यादा है क्या, क्या एल्यूमिनियम में या फ्लोरीन में या फिर 1 में, हाइड्रोजन में, बताओ किस में ज्यादा है। तो आपको खुद दिख रहा होगा, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा हुए, इस ऐप में हुए कि नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी आधार पर आपका आज का पेपर पूरा होता है कंप्लीट। और आपका पेपर, ये जो पेपर है आपको ये बताएगा, अगर मैंने आपने पूरा पेपर देखा है और पूरा पेपर के साथ में मेरे साथ में आप जुड़े हुए हो, तो इस आधार पर आपने इस तरीके से सीखा होगा कि आप इन क्वेश्चंस को अब आसानी से कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर दोबारा मिल जाएंगे ना तो आप तुरंत कर दोगे। इसी वजह से कहा जाता है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, इन क्वेश्चन, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिल गया ना एग्जाम में तो मैं कर दूंगा तुरंत, इसी वजह से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप इनको क्वेश्चन को कराने का मतलब एक ये है कि हमें यहां से पता चलता है कि पेपर का सिलेबस क्या रहता है, पेपर कैसा आएगा, यानी हमारा ग्रुप डी का पेपर कैसा आएगा। हाँ जी, अब क्लास आपकी 8 बजे स्टार्ट होगी जो कि मैथ्स की क्लास होगी, बाकी का मैं टाइम आपको बता देता हूँ। जीएस की क्लास होती है हमारी शाम को, ये जीएस की क्लास रहती है, और जीएस की क्लास आपको 5 बजे मिलती है, शाम को 5 बजे, जो कि ललित सर के द्वारा कराई जाती है। ग्रुप डी के पीवाईक्यूज इसमें कराए जाते हैं। इसी के आधार पर मोहम्मद साबिर, कोई बात नहीं है, आप दोबारा देख लेना जो रह गया है। साइंस की क्लास की बात करूं तो ये आपकी 6 बजे रहती है शाम को, 5 बजे आपको जीएस की क्लास ललित सर के द्वारा, 6 बजे साइंस का मैं लेकर हाजिर होता हूं। और इसके बाद में जो होगी आपकी मैथ्स की क्लास, ये आपको 8 बजे मिलने वाली है। ये आपको अब हो सकता है आज से आपको 8 बजे मिलना स्टार्ट हो जाए। बाकी का आपको अगर हमारी प्लेलिस्ट देखनी है तो इस आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जितने भी एग्जाम मैंने कराए हैं, जितने भी एग्जाम यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कराई है, उन सब की यहाँ को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, तो यहाँ पे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साइंस की, जीएस की और मैथ्स की। और साइंस की प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो सारे ही आपको ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और इसी के बाद में अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ की तो मांग सबकी रहती है कि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, इसकी पीडीएफ भी मिलनी चाहिए। तो पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, तो पीडीएफ आपको मिलेगी यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जब आप इस चैनल पे जाएंगे तो इसको ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद आप फाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी फाइल एक साथ मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी बाकी तो यहाँ पे आपको दिखी जाएंगी, कि जितने भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, पहले आपको लिंक मिलेगा और इस लिंक के नीचे आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो कि उसी क्लास की होगी। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ में जो चीजें आपको समझ में नहीं आए, अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट को पूछ भी सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट बॉक्स में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, वहां पर उसको आपकी क्लास, अगली क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको सारे बता ही दिया, प्लेलिस्ट पे जाके आप अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं। और जिनको क्लास अच्छी लगी है तो भाई थैंक यू, उसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आपको कल मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट 3 को लेकर। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।